Hello class 5th. Welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 1 of your second semester science first chapter, states of matter. So let's see here what we will study in this chapter. We will study here can matter changes यानी पदार्थ क्या बदलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग थिंग्स यानी कि जो चीज़ें एक साथ मिश्रित हो जाती हैं उन्हें हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थों की अवस्थाएं। तो पदार्थों की अवस्थाएं हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी हैं कि पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो अवस्थाएं क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी कि ठोस, तरल और गैस। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पाठ को। तो सबसे पहले देखिए रिकॉल what you learned about solid, liquid and gases. Tick the correct answer. तो solid, liquid और गैस के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो उसी आधार पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है इनमें से, इट इज़ विजिबल, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट इज़ इन और इट डज नॉट चेंज शेप ईजली। इनमें से जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज़ इनविजिबल, ये तो नहीं है क्योंकि ये विजिबल है, हम इन्हें देख पाते हैं। दूसरा है इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये अपने कंटेनर का यानी अपने बर्तन का या इनमें जिनको रखा जाता है उसका शेप ले लेता है। तो सबसे करेक्ट आंसर यही है और हम इसे टिक लगाएंगे। दूसरा देखिए दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है यानी गैस के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ इनविजिबल यानी ये अदृश्य होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट इज़ इन, ये उस बर्तन का शेप ले लेता है जिसमें ये रखा जाता है, इट डज नॉट चेंज शेप ईजली और ये आसानी से अपने शेप, अपने आकार को नहीं बदलता। तो इनमें से करेक्ट क्या है, इट इज़ इनविजिबल। जो गैस होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि हवा है, जैसे कि ऑक्सीजन है। क्या हम में से किसी ने इसे देखा है, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा है क्योंकि जो गैस होता है वो इनविजिबल होता है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर 1 वाला, इट इज़ इनविजिबल। नेक्स्ट देखिए दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है वो है इट इज़ इनविजिबल, इट टेक्स द शेप टू द कंटेनर इट इज़ इन, इट डज नॉट चेंज शेप ईजली और ये अपना शेप आसानी से नहीं बदलता। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, उसमें से ये करेक्ट आंसर होगा इट डज नॉट चेंज शेप ईजली, क्योंकि ये अपना शेप जल्दी से नहीं बदलता। ये ठोस होता है और इसका शेप आसानी से नहीं बदलता। ठीक है, तो हम इसमें आंसर लगाएंगे नंबर 3 वाला। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। You have learned that matter is something that has mass and take up space. तो अपनी पिछली कक्षाओं में जो मैटर के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है हमने कि जो मैटर होते हैं उनमें अपना द्रव्यमान होता है, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, एंड टेक अप स्पेस और जो अपने लिए जगह घेरते हैं। यानी मैटर वो होते हैं, वो चीज़ें होते हैं मैटर जिनमें द्रव्यमान होता है और जो अपने लिए जगह घेरते हैं। थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। जो हमारे आसपास चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सभी मैटर से यानी पदार्थों के बने होते हैं। एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल्स और जो मैटर होते हैं वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से जुड़कर बने होते हैं। यानी जो मैटर होते हैं उनमें जो मैटर होते हैं उनमें बहुत सारे कण, छोटे छोटे कण जुड़कर बने होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्थाओं में
पाए जाते हैं। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? अवस्थाएं। तो जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी तरल, और गैस यानी कि गैस। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, यहाँ पर आप देखिए। सॉलिड, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीकी से और काफ़ी अच्छी तरह से पैक होते हैं, विच गिव दैम अ डेफिनेट शेप। और इसी की वजह से जो सॉलिड होते हैं उनमें एक डेफिनेट, एक निश्चित आकार होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। दूसरा है हमारा लिक्विड। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, दिस अलो दैम टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच नहीं होते हैं, और इसी कारण ये क्या होते हैं? फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं ये। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं ये उनका आकार ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये सभी एक दूसरे से टाइटली पैक हैं, और यही कारण है कि इनका एक निश्चित आकार होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनका कोई आकार नहीं होता, बल्कि इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है ये उनका रूप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को आप जब ग्लास में डालते हैं तो पानी का शेप ग्लास की तरह हो जाता है, जब आप कप में डालते हैं तो कप की तरह हो जाता है, और जब आप जग में डालते हैं पानी तो पानी जग का आकार ले लेता है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे गैस है, और गैस में द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन द गैसेस, दिस अलो दैम टू मूव फ्रीली, फ्लो एंड ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल। जो गैस में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के अटैच में नहीं रहते हैं। तो यही कारण है कि ये बड़ी फ्रीली मूव करते हैं, बड़ी ही स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, और जो भी जगह उनके आसपास होती हैं उन्हें ये घेर लेते हैं। The different state of matter can be changed under certain conditions, यानी कुछ शर्तों के तहत पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं या बदल सकती हैं। कैन मैटर चेंजेस, क्या मैटर चेंज हो सकते हैं? क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती हैं? तो आइए इसमें हम देखेंगे। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी अवस्थाएं बदल सकती हैं एक स्टेट से, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उनमें परिवर्तन हो सकता है। दीज चेंजेस कैन बी फिजिकल और केमिकल, और ये जो परिवर्तन हैं वो भौतिक भी होते हैं और रासायनिक भी होते हैं। लेट अस रीड इन डिटेल अबाउट दीज चेंजेस। चलिए हम इन्हें विस्तार से। फिजिकल चेंज, व्हेन यू प्ले विथ क्ले एंड चेंज इट्स शेप, जब आप मिट्टी से खेल रहे होते हैं और जब आप इनके आकार में परिवर्तन करते हैं, जैसे आप जब मिट्टी से खेल रहे होते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं उसके, तो उसमें क्या होता है? मिट्टी तो वही रह जाती है, बस उनसे बनी हुई चीज़ों का आकार बदल जाता है। इट इज़ स्टिल क्ले, वो तब भी क्या होती हैं? तब भी वो मिट्टी ही रहती हैं। इन दिस काइंड ऑफ चेंज देयर इज अ चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है? किसी भी चीज़ का सिर्फ आकार और प्रकार बदलता है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, लेकिन उनसे कोई नया सब्सटेंस, नया कोई तत्व, नया कोई पदार्थ नहीं बनता। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो इस तरह के परिवर्तन में जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ मटेरियल में चेंज शेप, कोई भी मटेरियल अपना शेप, अपना आकार बदल सकता है, अथवा फॉर्म वाइल अंडरगोइंग ए फिजिकल चेंज, या फिजिकल चेंज के तहत उनमें उनके आकार में बदलाव आ जाता है, विदाउट न्यू सब कंपाउंड बीइंग फॉर्म, बिना
नए यौगिक के निर्माण के बिना, बिना किसी नए चीज के निर्माण के बिना उनके रूप में परिवर्तन या उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि इफ़ यू टेक ए कप ऑफ वाटर एंड प्लेस इट इन द फ्रीज़र, अगर आप एक कप पानी लेते हैं और उसे आप फ्रीज़र में रख देते हैं, द वाटर चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, तब पानी जो है जो कि अपने तरल रूप में होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीजर में रखने के बाद वो सॉलिड का रूप ले लेता है, यानी कि पानी की जो अवस्था है वो लिक्विड से सॉलिड यानी ठोस बन जाते हैं। वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज आइस, तो जो पानी अपने सॉलिड रूप में यानी कि जो ठोस रूप में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आइस या बर्फ कहते हैं। हियर वाटर रिमेन्स वाटर, अब यहाँ पे क्या होता है, जो पानी है वो पानी ही रहता है। इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म, केवल इसकी अवस्था बदल जाती है। फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड, एक तरल से एक ठोस में। दस दिस इज अ फिजिकल चेंज, इसी तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। यहाँ देखिए, बॉइलिंग वाटर यानी पानी का गर्म होकर भाप निकलना। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ क्लोथ इन द सन, सूरज की गर्मी में यानी धूप में कपड़े सुखाना। और एंड टीयरिंग ऑफ पेपर, और पेपर को फाड़ना। इन तीनों ही अवस्थाओं को आप ध्यान से देखिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, जब पानी उबल रहा होता है तो इनमें से ये भाप ऊपर को उड़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई ठंडा बर्तन रखते हैं तो ये पानी के जो भाप हैं वो दोबारा से क्या बन जाते हैं, वो पानी का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन हुआ पानी के रूप में, तो भाप से वो दोबारा क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। तो वो फिर से अपनी पूर्व स्थिति में यानी पहली वाली स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उन्हें ही हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ भी धूप की गर्मी से कपड़ों का सूखना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। यहाँ भी पेपर को फाड़ना, पेपर को हम फाड़ तो देते हैं लेकिन जब हम उसे चिपकाते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उनकी पहचान होती है कि जब परिवर्तन होता है तो उसके बाद भी वो चीज़ अपनी पहली वाली स्थिति में वापस आ जाती हैं। तो इन्हें ही हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर आर ऑल्सो फिजिकल चेंज। वाष्पोत्सर्जन यानी भाप बनकर उड़ना एंड कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ये दोनों ही फिजिकल चेंज कहे जाते हैं। जो इवेपोरेशन है और जो कंडेंसेशन है उनके दौरान क्या होता है, इवेपोरेशन में जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है, और जो कंडेंसेशन है, जो संघनन है, उसमें क्या हो जाता है, जो भाप है उन्हें वो ठंडा होकर फिर से पानी बन जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर वेट क्लॉथ्स ड्राइंग इन द सन। कुछ और इस तरह के उदाहरणों में अगर हम देखें तो फिजिकल चेंज में वेट क्लॉथ का यानी गीले कपड़ों का धूप में सूखना, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर टुगेदर, यानी पानी और सैंड यानी कि रेत का आपस में मिल जाना, ये भी क्या होते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बॉइलिंग वाटर, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ब्रेकिंग ग्लास यानी कांच का टूटना या शीशे का टूटना, ये भी फिजिकल चेंज है। एंड टीयरिंग पेपर, पेपर को फाड़ना, ये भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमने ये पढ़ा कि जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें सिर्फ वस्तु की अवस्थाएं बदल जाती हैं, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लेकिन वहीं केमिकल चेंज जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, आइए हम पहले पढ़ते हैं। केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। हमने अभी भौतिक परिवर्तन में क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सिर्फ शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, यानी उनके आकार और प्रकार बदल जाते हैं, उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होते हैं उनसे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनके बाद एक दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इन ए फायर प्लेस यू यूज लॉग टू स्टार्ट ए फायर।
फायर प्लेस में यानी आग जलाने के स्थान पर आग जलाने के लिए आप क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। द वुड बर्न्स, तब लकड़ी जलती है, एंड टर्न्स इनटू एश एंड स्मोक, और उसके बाद लकड़ी जलने के बाद वो धुएं में और राख में बदल जाती हैं। द वुड बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, तो जो लकड़ी है वो एक अलग तरह का पदार्थ बन जाता है। व्हेन इट इज़ बर्न, जब ये जलता है। दिस काइंड ऑफ चेंज इज टर्न्ड एज केमिकल चेंज, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम केमिकल या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर अंडा उबालते हैं तो क्या होता है, अंडा को आप उबालने के बाद दोबारा उसे पूर्व स्थिति में आप वापस नहीं भेज सकते। आपने कभी देखा है उबले हुए अंडे को दोबारा से कच्चा अंडा बन जाना? ये ऐसा नहीं हो सकता है। या जो खाना मम्मी बनाती हैं, आपकी दाल या चावल या रोटी जो भी बनाती हैं, तो जिन भी चीज़ों से वो बनाती हैं, क्या वो अपने दोबारा अपनी पूर्व स्थिति में वापस जाता है? नहीं जाता। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं इन्हें ही हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जो परिवर्तन जिनमें कि वन और मोर, एक या एक से अधिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। ए मटेरियल नॉट ओनली चेंज इट्स साइज एंड शेप बट ऑल्सो चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। दिस न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक पदार्थ जो न केवल अपना आकार और प्रकार बदलती हैं बल्कि एक नए पदार्थ में भी बदल जाती हैं। ये नए तरह का जो पदार्थ बनता है वह वापस अपने पूर्व स्थिति में, अपने मूल रूप में, वास्तविक स्थिति में कभी नहीं लौट सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक पेपर एंड बर्न इट चेंज इनटू एश। उदाहरण के लिए जैसे आप कोई पेपर लीजिए, पेपर यानी कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसे अगर आप जलाते हैं तो क्या होता है, उससे धुआं बन जाता है। दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज द पेपर चेंज इनटू एश। यही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है क्योंकि जो पेपर है वो ऐश में, धुएं में बदल जाता है। अ न्यू सब्सटेंस, सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर कुकिंग एन एग, changing milk into curd, ripening of a fruit, and rotten of a fruit or vegetable. अब यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, अगर आप जैसे मान लीजिए कागज़ लेते हैं और उसे अब अगर आप जलाते हैं तो क्या बन जाता है, उससे राख बन जाता है। यह भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कागज़ राख में बदल जाता है जो कि अपने नए रूप में होता है और उसे वापस आप कागज़ नहीं बना सकते। इसी तरह से अंडे का पकाना या उबालना, दूध से दही बनाना, फलों का पकना या फलों या सब्जियों का सड़ना, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे हैं कुछ चेंजेस जिन्हें हमें बताना है कि वो केमिकल चेंज हैं या फिजिकल चेंज हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फिजिकल चेंजेस और यहाँ पे है केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ है बेकिंग ए केक। केक को जब आप बेक करते हैं तो क्या केक दोबारा से बैटर बन सकता है? क्या वो दोबारा से मैदा या ऑयल या बटर या घी में दोबारा आप उसे चेंज कर सकते हैं, दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बेकिंग केक हो जाएगा केमिकल चेंज। मिल्क चेंज टू चीज़, यानी दूध से पनीर का बनना, ये भी केमिकल चेंज है क्योंकि फिर हम पनीर से दूध नहीं बना सकते हैं। ब्लोइंग अ बैलून, यानी कि बैलून में हवा का भरना। उसको बैलून में जब हम हवा भरते हैं फिर हम बैलून में से हवा निकाल दें तो बैलून फिर से बैलून बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज क्योंकि ये वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। कुकिंग फूड केमिकल चेंज होगा क्योंकि भोजन बनाने के बाद जो खाना है वो बनाने के बाद दोबारा अपने मूल रूप में वापस नहीं जा सकता, इसलिए ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि आइस
मेल्ट होकर आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो फिर वो पानी के रूप में हो जाता है और हम उसे जब दोबारा फ्रीजर में रख दें तो वो दोबारा से आइसक्रीम बन सकता है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है कटिंग क्लॉथ इनटू स्मॉल पीसेस। ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि हम कपड़े को दोबारा से जोड़ सकते हैं और फिर से वो अपने मूल रूप में वापस आ सकता है। आगे है सेपरेटिंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को अलग करना। सम टाइम व्हेन सब्सटेंस गेट मिक्स्ड वी नीड टू सेपरेट देम। कभी कभी क्या होते हैं, जो सब्सटेंस है, जो तत्व होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं और वी नीड टू सेपरेट देम, तब हमें आवश्यकता होती है उन्हें अलग अलग करने की। वी कैन सेपरेट सब्सटेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट सब्सटेंस। हम चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर ही, उनके गुणों को जब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी हम उन पदार्थों को एक दूसरे के से अलग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। एक का नाम है अन्ना और एक का नाम है अली। तो ये जो बच्चा है इसका नाम है अली, ये अन्ना को हाय करता है और कहता है कैसी हो आप। और जो अन्ना है वो कहती है कि हाय अली, मदर हैज़ गिवन मी अ टास्क। मम्मी ने मुझे एक काम दिया है, सेपरेट दिस मिक्सचर ऑफ कलरफुल बिट्स। जो यहाँ जो रंग बिरंगी जो मोतियाँ पड़ी हैं उनको अलग अलग करना है। जस्ट वॉन्डरिंग हाउ टू गो अबाउट इट। चलिए, जस्ट वॉन्डरिंग हाउ टू गो अबाउट इट, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे करूं। तब ये अली है, ये कहता है डू नॉट वरी, दुखी मत हो, परेशान मत हो, लेट अस पिक आउट बीड्स ऑफ ईच कलर एंड सेपरेट देम। ये कहता है इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, परेशान मत हो और क्या करो कि लेट पिक आउट बीड्स ऑफ ईच कलर, हर रंग की जो मोतियां हैं उन्हें अलग अलग करो और इसके बाद उन्हें हम अच्छी तरह से अलग कर पाएंगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें अलग करने में मदद करूँगा। तो ये बच्चे क्या करेंगे, जो इतने तरह की जो मोतियां हैं उनको रंगों के आधार पर ये एक दूसरे से अलग कर लेंगे। तो हाथ से बीनकर इन्हें ये अलग करेंगे। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग आउट वन सबस्टेंस फ्रॉम अनदर सिंपली बाय पिकिंग देम आउट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो हाथों की सहायता से ये एक दूसरे से सब्सटेंस को जो मिक्स हो गए हैं उन्हें हाथों से बीनकर एक दूसरे से अलग करेंगे। तो इस तरह की जो मेथड है उनको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज व्हेन द साइज, शेप और कलर ऑफ दिस सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दिस केस अली एंड अन्ना कैन पिक बीड्स ऑफ ईच कलर एंड कलेक्ट देम सेपरेटली। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब आकार, प्रकार अथवा रंग में पदार्थ एक दूसरे से अलग होते हैं। अली एंड अन्ना कैन पिक बीड्स ऑफ ईच कलर एंड कलेक्ट देम सेपरेटली। अली और अन्ना ने भी इसी तरह की विधि का, इसी पद्धति का चयन किया और उन्होंने अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों की मोतियों को अलग कर लिया। इस तरह से अन्ना की माँ ने जो ढेर सारी मोतियाँ दी थी अलग अलग रंगों की, उन्हें इन्होंने हाथ से बीनकर रंगों की सहायता से रंगों के आधार पर एक दूसरे से अलग कर लिया। अब यहाँ पे अन्ना जो है वो कहती है थैंक्स अली, बट सपोज द मिक्सचर वाज ऑफ आइस एंड शुगर, देन वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट देम। अब यहाँ पे जो अन्ना है वो अली से पूछती है कि इन्हें तो हमने रंगों के आधार पर अलग अलग कर लिया, लेकिन क्या राइस और शुगर यानी चावल और चीनी अगर मिक्स हो जाएं तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो अली कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। इट वुड बी पॉसिबल, यह भी पॉसिबल है। सिंपली पुट सम वाटर इनटू द मिक्सचर एंड कीप इट फॉर सम टाइम। अब ये कहता है कि इस मिक्सचर में क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे और उसे थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे। शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर एंड राइस ग्रेन कैन बी स्टेन्ड ऑफ यूजिंग अ स्ट्रेनर।
अब ये कहता है कि चावल और चीनी अगर मिक्स हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, वो पानी में घुलनशील होने की वजह से पानी में घुल जाएगा और उसे हम छन्ने की सहायता से छान लेंगे। तब क्या होगा, जो चीनी वाला पानी है वो दूसरे बर्तन में छनकर चला जाएगा और छन्ने में बच जाएगा चावल। तो इस तरह से चावल और चीनी को हम अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल हैंड पिकिंग का ये भी है, जो आप अपने घर पे देखते होंगे कि जो आपकी मम्मी हैं, जो आपकी दादी हैं, या कोई भी जो चावल और गेहूं होते हैं उनमें अगर कंकड़ या कुछ और सब्सटेंस मिले होते हैं तो उन्हें हैंड पिकिंग की सहायता से वो अलग कर लेते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं हैंड पिकिंग या हाथ से चुनना। यहाँ पे क्या होता है कि sugar and rice can be separated by mixing them in water. Since sugar is dissolved in water, we get sugar solution and rice is left in the vessel. When we pour this through a strainer or sieve, the rice grains will stay on the strainer and sugar solution will be passed on to the vessel underneath. This method is generally used when one substance is soluble and the other substance is insoluble. The process by which two substances, generally an insoluble and solid and a liquid, are separated by passing the mix through a strainer or filter is called filtration. चीनी और चावल को पानी में मिलाकर अलग किया जा सकता है, क्योंकि चीनी पानी में क्या है, घुलनशील है और इसीलिए चीनी का घोल हमें मिल जाता है। पानी में डालते ही चीनी क्या बन जाएगा, चीनी पानी का घोल बन जाएगा और चावल बर्तन में रह जाएगा जब हम इसे छानेंगे। जब हम इसे छलनी में छानते हैं तब क्या होता है, छलनी में चावल बचा रह जाता है और जो चीनी का घोल है वो नीचे के बर्तन में चला जाता है। आमतौर पर इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब एक पदार्थ घुलनशील और दूसरा अघुलनशील होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो पदार्थों, आमतौर पर घुलनशील ठोस और एक तरल मिश्रण को छलनी या फिल्टर के माध्यम से अलग किया जाता है, तो इस विधि को हम फिल्ट्रेशन या निस्पंदन कहते हैं। आइए यहाँ पे है चेक प्रोग्रेस, इसे भी हम कर लेते हैं। टिक द ऑप्शन दैट कैन बी सॉर्टेड यूजिंग हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की सहायता से हम इनमें से किन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। स्टोन मिक्स्ड विथ राइस, इसे हम हैंड पिकिंग की सहायता से अलग कर सकते हैं, तो इन्हें हम टिक कर देंगे। टी लीव मिक्स इन वाटर, पानी में अगर चाय पत्ती गिर जाए तो क्या हम इसे हाथ से अलग कर सकते हैं, नहीं, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। ग्रीन चिली पीसेस इन फ्राइड पोटैटोज, तली हुए आलू में ग्रीन चिलीज जो हैं अगर मिक्स हो जाती हैं तो उन्हें हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, तो इनमें हम टिक लगा देंगे। ऑरेंज सीड मिक्स्ड इन ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में जो ऑरेंज की जो सीड्स होते हैं उन्हें हम कैसे निकालेंगे, उन्हें तो हमें छलनी से निकालना पड़ेगा, छन्ने से निकालना पड़ेगा, तो ये हैंड पिकिंग में नहीं आएगा, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। 1 रुपी कॉइन मिक्स्ड विथ 2 रुपी कॉइन, 1 रुपये का सिक्का अगर 2 रुपये के सिक्के के साथ मिक्स हो जाता है तो इसे हम हैंड पिकिंग की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया, इनमें हम लगाएंगे टिक। तो हमने क्या देखा, इनमें हमने टिक लगा दिया। टी लीव्स को हम अलग हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, तो इसलिए इनमें क्रॉस लगा दिए। ग्रीन चिली को हम कर सकते हैं अलग, तो इनमें टिक लगा देंगे। ऑरेंज सीड मिक्स्ड विथ ऑरेंज जूस में जो ऑरेंज सीड मिक्स होते हैं उन्हें हमें छन्नी से छानना पड़ेगा, हैंड पिकिंग से नहीं निकाल सकते, तो इनमें हमने क्रॉस लगा दिया। तो ये हो गए हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। और अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज, जो कि मैं बहुत जल्दी आप तक शेयर करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।